नाज़रीन, भारतीय जासूस कुलभूषण हो या भारत के साथ नवाज शरीफ के ताल्लुकात, तहरीक इंसाफ नून लीग को भरपूर तनकीद का निशाना बनाती रही है, मगर अब कुलभूषण और भारत के साथ ताल्लुकात को लेकर तनकीद के तीर तहरीक इंसाफ का रुख कर चुके। पहले अचानक रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके और भारतीय जासूस को नजरसानी की अपील का हक दिया जाता है। बात यहीं तक नहीं रुकती, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भारत को काउंसलर रसाई भी दे दी गई। चंद दिन पहले 13 जुलाई को जब दुनिया कश्मीरी शोहदा का दिन मना रही थी, वजीर आजम की जानिब से कश्मीरियों के हक और भारतीय मजालिम की मजम्मत में बयान भी दिया गया। लेकिन उसी दिन कश्मीर पर रियासती जबर की इंतहा करने वाले भारत के लिए तिजारती रास्ते भी खोले जा रहे थे और एक मुल्क दुश्मन एजेंट, एक जासूस, पाकिस्तान में खून बहाने वाले भारतीय कारिंदे कुलभूषण यादव की सजा में नजर खानी की दरख्वास्त के लिए हुकूमत की जानिब से एक अहम इकदाम सामने आया। हुकूमत ने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। हुकूमत ने आलमी अदालत इंसाफ की हिदायत के मुताबिक मौक़िफ़ अपनाया है कि कुलभूषण यादव ने सजा के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने से इनकार किया। कुलभूषण भारत की मावनत के बगैर पाकिस्तान ने वकील मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन भारत भी ऑर्डिनेंस के तहत सहूलत हासिल करने से गुरेजा है। इसलिए अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान की जिम्मेदारी पूरी हो। यहाँ तक तो नाज़रीन ठीक है, लेकिन अहम बात यह है कि यह दरख्वास्त ऐसे एक ऑर्डिनेंस के तहत दायर की गई जो इंतहाई खामोशी से जारी किया गया और किसी को कानो कान भी खबर नहीं की गई। हत्ता कि कौमी असम्बली और सेनेट जैसे ऐवान भी इससे बेखबर रखे गए। 20 मई 2020 को ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ, उसके बाद इस ऑर्डिनेंस को सामने नहीं लाया गया। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये यादव के लिए खास तौर पे प्रोमलगेट किया गया। लेकिन अब पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही इसी भारतीय जासूस के लिए एक ऑर्डिनेंस खुफिया तौर पर जारी किया जाता है तो ऑपोजिशन तो सवाल उठाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि ये काम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया होता तो अब तक कोहराम मचा होना था, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तो खुलकर कह दिया है कि अगर ऐसा ऑर्डिनेंस हम लेकर आते तो हमारे खिलाफ धरने शुरू हो जाते। सीक्रेट ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत ने पेश किया और ना अपोजिशन जमाते को बताया गया, ना पार्लियामान को, नेशनल असेंबली को, सेनेट में एतमाद में लाया गया। ये है ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत होता इस किस्म का ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, आप अब तक हमारा जीना हराम कर दे। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है उनका धरना चल रहा होता है इस्लामाबाद में। ऑपोजिशन जो सवाल उठा रही है, हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। हुकूमत की जानिब से बस इतना बताया गया कि भारतीय जासूस ने नजरसानी की अपील से इनकार किया और भारत में भी काउंसलर रसाई की सहूलत लेने पर आमादा नहीं है। कमांडर यादव रिफ्यूज टू फाइल ए पिटीशन for the review and reconsideration of his sentence and conviction. He instead preferred to follow up on his pending mercy petition. लेकिन कुलभूषण के हवाले से हुकूमत जो फुर्तियां दिखा रही है, इससे बड़े सवालात पैदा होते हैं। अगर कुलभूषण के लिए कोई खुसूसी ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था, तैयारियां की जा रही थी और फिर खामोशी से ऑर्डिनेंस को जारी भी कर दिया गया, किसी को कानो खान खबर भी नहीं होने दी गई, ऐसा क्यों किया गया? इतनी राजदारी क्यों बरती गई? पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? मीडिया और आवाम के सामने इस ऑर्डिनेंस को क्यों नहीं लाया गया? और सवाल तो ये भी है नाज़रीन कि कुलभूषण को रहम की अपील से क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? क्या वजह है कि वो नजरसानी की अपील की बजाय रहम की अपील से ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा है? कुलभूषण के मामले पर पीटीआई हुकूमत के इकदाम अजीब व गरीब नहीं है नाज़रीन, बल्कि पीटीआई के रहनुमा हैरानकुन बयानात भी देते रहे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर माजी में इसलिए कड़ी तनकीद होती थी कि वो क्यों नहीं कौमी असम्बली और आलमी फोरम्स पर कुलभूषण यादव का नाम लेते। इनके इस रवैये को उनकी कौमी मफाद के खिलाफ तस्वुर किया जाता। पीटीआई के अजीबो गरीब बयानात का सिलसिला हुकूमत में आने के बाद भी जारी रहा था। गुज़िश्ता बरस उमूर कश्मीर जैसी अहम वजारत के वफाकी वजीर अली अमीन गंडा ने तो ये भी कह दिया था कि कुलभूषण को नून लीग ने मुल्क से भगा दिया है। पूरे कश्मीर के वजीर कुलभूषण की कैद से ही बेखबर नहीं थे, बल्कि जब उनसे पूछा गया कि कुलभूषण यादव का केस कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस हकीकत से भी वो अनजान निकली। मामला यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भारतीय जासूस और कश्मीर जैसे मामलात पर आंखें खुली रखने और इत्तफाक राय के साथ चलने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जासूस के लिए इंतहाई राजदारी के साथ ऑर्डिनेंस जारी किए जाने पर
हुकूमत पर कई सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़िया निगार साबिक लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शैफ साहब, हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल कवानीन के माहिर जनाब अहमद बिलाल सूफी साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूफी साहब, आगाज आपसे करूंगा। कोई लीगल मजबूरी है सर, कोई कानूनी मजबूरी है कि हमने ऑर्डिनेंस के बाद उसको अपील का हक देने के बाद उसको वकील तक रसाई भी देनी है, या ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद भले वो माने या ना माने हमने अपनी कॉम्प्लायंस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की थी वो पूरी कर दी? देखिए, बात यह है कि आपने एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आप पर आ गई है कोर्ट के केस की डायरेक्शन में, जो हम चूंकि यूएन चार्टर के सिग्नेटरी हैं तो जाहिर है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इसी तनाजुर में ये ऑर्डिनेंस बनाया गया। और अगर ऑर्डिनेंस एक्सपायर भी हो जाए तो भी तो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें प्रोविजंस मौजूद हैं कि फॉरेन स्टेट भी पिटिशन फाइल कर सकती है, और एनिमी एलियन, क्योंकि इसकी कैटेगरी एनिमी एलियन की है, तो ही वाज वेजिंग वॉर ऑन द रियासत ऑफ पाकिस्तान, तो उस हवाले से भी ये पिटिशन फाइल कर सकता है। जो ऑब्लिगेशन हम पर है वो यही है कि हमने कोई रिव्यू मैकेनिज्म इंश्योर करना है ऑफ आवर चूजिंग। उस मैकेनिज्म के लिए हमने ऑर्डिनेंस भी बना लिया, और उसके अलावा हमने ऑफर भी कर दी इंडिया को इनको। अब अगर वो नहीं करना चाहते तो दैट इज देयर पॉलिटिकल चॉइस, पाकिस्तान पर लीगल कंपल्शन कोई नहीं है। अब पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है टू इंश्योर फर्दर, ताकि पॉलिटिकल फॉल आउट इंडिया की जानिब से कितना होता है कितना नहीं होता, उन्होंने फिर भी ये चीज कोर्ट में ले आए हैं कि जी अगर कोई कोर्ट इनको वकील देना चाहे, जो बाज़ औक़ात कोर्ट देता है, जो जेल में लोग होते हैं उनके लिए वकीला को नॉमिनेट कर दिया जाता है टू रिप्रेजेंट देम, ताकि वो इनसे इंस्ट्रक्शंस ले लें। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की रियासत अपनी बोनाफाइड एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और अगर वो नहीं करता तो इसके बियॉन्ड पाकिस्तान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली ऑर्डिनेंस बनाकर ही डिस्चार्ज कर चुका है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर आपने बात की है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करके ही हमने अपनी ड्यूटीज को जो है वो निभा दिया। भारत उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, ये थोड़ा सा ओवर एक्स्ट्रा माइल जाने वाली बात है जो हम वकील की फरहमी की बात करें। जनरल साहब, सर आपका इसमें मौक़िफ़ क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, ऑर्डिनेंस की हद तक तो किसी को तनकीद करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो कंप्लायंस थी जो कहा गया इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, लेकिन सर उसका भी रातों रात जारी होना, उस पर भी उंगलियां उठी, और फिर ये वकील की फराहमी पर जोर देना, अदालत से रुजू करना, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, वो मसला ये था कि कुलभूषण एक सर्विंग नेवी ऑफिसर है। सर्विंग ऑफिसर जो हैं उनका ट्रायल भी कोर्ट मार्शल के जरिए आर्मी में होता है या नेवी में सर्विसेज के अंदर होता है, और उनका अपीलेट सिस्टम भी, अपील करने के लिए भी वो बाहर सिविल में अपील नहीं कर सकते। सर्विंग ऑफिसर्स के लिए अपीलेट सिस्टम जो है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक अपील कोर्ट क्रिएट करता है और इंडिविजुअल ने अपील वहीं करनी होती है। अब ये है कि ये एक आपको कंपल्शन एक तरफ से आ गई, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि जी इसका रिव्यू कराएं, तो रिव्यू कराने के लिए कानूनी जवाब नहीं था, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि वो सर्विंग ऑफिसर है तो फिर उसके लिए तो ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा ये आपको एक ऑर्डिनेंस इशू करके तो उसके जरिए उसको ये सहूलत मुहैया की गई, जो कि फेवर है, या आप यूं कह लीजिए कि आप एक एक्स्ट्रा माइल आगे गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो इसके नतीजे में होना तो यही चाहिए था कि इंडिविजुअल करता, अगर इंडिविजुअल नहीं कर रहे तो वो भारत करता, भारत के यहाँ से जो कौंसिल जिसको रसाई दी गई थी वो करते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत खासा एक डिफेंसिव साइड पे अपने आप को रख रही है कि बाहर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उंगलियां न उठें, या भारत दोबारा जाके वहां पे इस चीज को ना उछाले। तो मेरा ख्याल है अपने एक सेफ रहने के लिए इन्होंने ये आपको नहीं लगता कि कुलभूषण के मामले में इतना कॉशियस होना, जबकि वो एक कन्फेस्ड टेररिस्ट है, उसने एतराफ किया है अपने टेररिज्म का, तो उस मामले में इतना कॉशियस होना, इतना एक्स्ट्रा माइल जाना, ये हमारे लिए बेहतर, पाकिस्तान को इतना अपोलोजेटिक होने की जरूरत थी क्या? देखिए, बात ये है कि ये हमारा मसला हमेशा से रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी रिएक्टिव रही है। हमें भारत की तरफ से कोई इल्जाम आता है, कुछ आता है, तो बहुत अगर हम अच्छा काम करें तो उसमें उनका इनकार, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमने कभी ऑफेंसिव नहीं लॉन्च किया, कभी अग्रेसिवली उसको डील नहीं किया।
जहां भारत के अपने काम है। अगर इसी से यही आदमी इसी तरह का भारत में पकड़ा जाता तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट साबित करके दम देते। आज भी जबकि नहीं है कुछ। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जनरल साहब आपने नुक्ता दिया, मुझे आपने एक नुक्ता दिया है, मैं उसी नुक्ते का फायदा उठाते हुए मैं एक सवाल लेकर आ रहा हूं, फिर मैं अहमद साहब की तरफ बढ़ूं और लीगल रेप्रिकॉशंस जो है उसके बारे में बात करनी, क्या हो सकती है इसकी। ये एक क्लिप है, मैं सुनवाना चाहता हूं। हमारी काबीना में बैठे हुए कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जो वो मौक़िफ़ रखते हैं जो हमारी रियासत का मौक़िफ़ नहीं है। अब की बात मुझे नहीं पता, लेकिन एक अरसा दराज तक उनका मौक़िफ़ वो था जो रियासत का मौक़िफ़ नहीं था। मुईद यूसुफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा सुनिए वो क्या कहा करते थे, मैं फिर जनरल साहब से इस पर उनका जवाब लूँगा। सुनिए। उस ज़माने में बतौर होस्ट मुईद यूसुफ अमेरिका में बैठ के हमारे वज़ीर दाखिला से ये सवाल पूछ रहे थे, एक थिंक टैंक की जानिब से वो ये सवाल पूछ रहे थे। जनरल साहब वो खुद इसको डायकॉटमी करार देते हुए पाकिस्तान की नीयत पे शक कर रहे थे मुईद यूसुफ साहब, और अब वो हमारी काबीना में बैठे हुए हैं। देखिए, हमारा अलमिया यही है। हुसैन हक्कानी को देख लीजिए, क्या नहीं किया उसने पाकिस्तान के खिलाफ, और वो आपका एम्बेसडर रहा है। उसने तो बाहर ही रहना था, मुईद यूसुफ भी बाहर जाएगा। आप शौकत अजीज साहब को देख लीजिए, उनके बारे में आप कहा जाता है कि जनाब 2 दफा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया और उसमें शौकत अजीज साहब का हाथ था। आप पूछ सकते हैं उनको, वो तो बाहर बैठे हैं। और आज आपके नेशनल सिक्योरिटी के सारे मामला देख के यहाँ से जब यूसुफ बाहर जाएगा और कल उसके लिए कोई बात प्रॉब्लम निकले तो वो तो बाहर ही होगा, वो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मेरी अपनी समझ से हमेशा ये बात तरकीब है और मैं इसको कंडेम करता हूँ कि आफ्टर ऑल आपको मसला क्या है कि पाकिस्तान में आपको लोग नहीं मिलते। ये इतना बड़ा एक हमारी ज़हनी कमजोरी है कि हम जाके बार बार फिर उन्हीं लोगों को हाथ डालते हैं जो आपके कल को हाथ में। यानी ऐसे ओहदों पे ऐसे लोगों को होना चाहिए कि जिन पर आप एतबार भी कर सके और फिर बाजी की तरह कोई ऐसी मिसालें ना हो कि वो आपको बाद में नुकसान पहुंचाएं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमर साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। माँ सरापा शफकत है, अल्लाह की रहमत का मजहर है। क्या दुनिया में कोई इंसान माँ को झिड़कने, उसके साथ झगड़ने और फिर बदतमीजी का तसव्वुर भी कर सकता है? क्या कोई सोच भी सकता है कि जिस माँ के बतन से पैदा हुआ हो, जिसे उसकी माँ ने चलना सिखाया, जिस पर माँ ने अपनी मोहब्बत और शफकत उस पर निछावर की हो, वो बच्चा बड़ा होने के बाद अपनी उसी माँ पर हाथ उठाएगा? लेकिन ये जुल्म हुआ नाज़रीन, लेकिन ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। जिस माँ के पांव तले जन्नत है, बदबख्त बेटे ने उस माँ को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मंगल की रात सगी माँ पर बेटे के तशद्दुद की वीडियो वायरल होती है तो एक कोहराम मच जाता है, देखने वाले लरज़ जाते हैं। बेटा माँ को लातों और थप्पड़ों से निशाना बना रहा है तशद्दुद का। बूढ़ी माँ फर्श पर गिरी, बचाव करती रही, लेकिन बेटे को रहम ना आया। बहन भी दुहाइयां देती रही, माँ को मारने वाले वहशी बेटे का हाथ ना कांपा। नाज़रीन, बेहिसी की इंतहा तो ये थी कि बूढ़ी माँ ने बेटे के जुल्म के खिलाफ पुलिस से राब्ता किया, मगर सुनवाई ना हुई। लेकिन जब फुटेज वायरल हुई तो पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा। मुतासरा खातून गुलनाज बीबी की दरख्वास्त पर बेटे अरसलान और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मुलजिम अरसलान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद बेटे अरसलान की जानिब से वीडियो सामने आई जिसमें उसने अपनी ज्यादती की अपनी माँ से ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की माँओं से माफी मांगी। इस शख्स के इस बयान पे लोगों का यही मौक़िफ़ है कि जो भी था वो जैसी भी ज्यादती कर रही थी वो आखिर तेरी माँ थी, वो आखिर एक ऐसे दर्जे पे फायज थी कि उस पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अरसलान और उसकी बीवी बिस्मा को अबूरी जमानत होने की वजह से रिहा कर दिया गया। बेटे के जुल्म पर लोग दुखी हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं, लेकिन रहमत की तसव्वुर माँ ने बेटे की माफ़ी से पहले ही उसको माफ़ कर दिया, बल्कि बेटे के जुल्म का सारा जो मलबा है वो बहू पर डालते हुए कहा कि कसूर अरसलान का नहीं बल्कि उसकी बहू का है, जो इसे उन पर तशद्दुद के लिए उकसाती रही। अरसलान पहले भी बीवी के कहने पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। बस इसको लड़की को कुछ बर्दाश्त ही नहीं है हर लिहाज से। बेटा बहुत अच्छा है, मैं कहूँ कि मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, सब कुछ बहू ने किया, सब कुछ मामलात इसी ने किया। बेटा 32 साल का बेटा हो गया, आज इन्हीं 2 सालों में क्यों मार रहा है, पहले 28 सालों में क्यों नहीं उसने मुझे बच्चे ने मारा। हो सकता है बहू की वजह से झगड़ा हुआ हो सकता है कि बहू ने ही बेटे को वर्गलाया हो, लेकिन ये सारी बातें अरसलान के जुल्म का जवाब नहीं हो सकती। नाज़रीन, बीवी के जितना मर्जी वर्गलाने के बावजूद रत्ती बराबर भी इस जुल्म का दिफा नहीं किया जा सकता जो एक बेटे ने अपनी सगी माँ
अपनी जन्नत के साथ किया। नाज़रीन, अरसलान के जुल्म का शिकार सिर्फ उसकी मां गुलनाज बीबी नहीं हुई है, बल्कि सौतेली बहन ज़ूबिया का भी कहना है कि अरसलान ने उन पर भी तशद्दुद किया। ज़ूबिया ने यह इल्जाम लगाया कि अरसलान जेवरात, पैसे और अहम कागजात घर से ले गया। दूसरी तरफ अरसलान की बीवी बिस्मा ने ज़ूबिया के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो घर से किसी किस्म के कागजात नहीं लेकर गई। बिस्मा का जो भी मौक़िफ़ हो नाज़रीन, ज़ूबिया जो भी इल्ज़ामात लगाए, अरसलान जितनी मर्जी माफिया मांग ले, इस जुल्म ने हर इंसान को दहला दिया कि मोहब्बत और रहमत की मूरत जिस माँ को झड़कने का सोच भी नहीं सकते, सोच कर शर्म आती है, एक सगा बेटा कैसे उस पर हाथ उठा सकता है। ये जुल्म क्यों हुआ, आखिर उसकी वजह क्या थी, जानने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में बेटे के जुल्म का शिकार मुतासरा खातून गुलनाज बीबी होंगी इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, हमारे साथ गुलनाज बीबी अभी थोड़ी देर में मौजूद होंगी। जो सवालात उनसे हमने करने हैं वो सवालात होंगे ताकि हमें हकीकत पता चल सके। देखिए, एक हकीकत तो वाज़ेह है कि इसके पीछे जो भी हकीकत हो, अरसलान को हक नहीं पहुंचता था कि वो अपनी माँ पर हाथ उठाए। अरसलान पर दस्तराजी का किसी भी तरह से जस्टिफाई करना, अब तो वो खुद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। वो अपने उसकी वीडियो देखी, वो खुद माफ़ी मांग रहा है। बीवी ने वर्गलाया, जायदाद का तनाज़ा, वालदा अगर वहाँ पर आई तो अगर उन्होंने कोई बात की तो वो भी मैं समझता हूँ जस्टिफाइबल नहीं है। और जो उसकी बीवी मौक़िफ़ दे रही है कि उनकी वालदा आई, पहले उसने अरसलान को मारा, फिर उनको मारा, फिर घर में तोड़ फोड़ की, वो एक अजीबो गरीब कहानी है कि एक बूढ़ी औरत, आप देख सकते हैं किस तरह से एक आदमी जो खट्टा कट्टा था वो उस बूढ़ी औरत को मार रहा था, लेकिन उसके मुताबिक जब वो सब कुछ कर रही थी वो उसको रोक ना पाया। बात करेंगे, गुलनाज हमारे साथ मौजूद है। माँ जी, सबसे पहले तो मैं भी आपके बेटों की तरह हूं, मैं एक बतौर कौम, पूरी कौम की तरफ से हम शर्मिंदा भी हैं कि ऐसी नौबत आई, ऐसा माहौल हमारे यहाँ बन चुका है कि बेटे को माँ पर दस्तराजी की जुर्रत मिल चुकी है। उसके लिए मैं आपसे माजरत खाऊं। जरा ये बताएंगी कि एग्जैक्टली ये वाकया हुआ किस तरह, मतलब वजह क्या बनी कि नौबत यहाँ पर आप पहुंची कि उस शख्स ने, आपके बेटे ने आप पर दस्तराजी, आप पर हाथ उठाया? छोटे मोटे मामला तो बेटा होते ही रहते हैं, मगर ऐसा कोई मामला नहीं था। बहू तो ना यहाँ रहती है तो ना मामलात होते हैं, तो बस बहू की वजह से सारा मामला हुआ है। बेटा तो 5-4 माह तो हुए हैं, 4.5 माह इनको मैं रेंट से घर लेकर आई हूँ। लेकिन माँ जी, आपकी जो बहू है बिस्मा, उसने भी एक वीडियो बनाई। अच्छा, वो कहती है कि आप उन पे जुल्म करती हैं, मतलब उनके बच्चों का दूध छीन लिया और पिछले कोई 4-1 साल से आप उन पे जुल्म कर रही हैं, और अभी भी जो उनके शौहर यानी आपके बेटे ने जो हाथ उठाया वो आपने उनको मजबूर किया। गो कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उस को मैं ये कहना चाहती हूँ, तू नेक पाक औरत है ना, तू खुद भागी हुई औरत है, एक जोड़े में भाग के आई है, तो तुझे मैंने इज्जत दी है, तो उस इज्जत में ये मेरी इज्जत खराब हो गई है। तू मेरे पास रही कब है 4 सालों में? उसको ये कह, तू तो अपने मियाँ को ही कवर करती थी। तूने तो आज तक तूने मियाँ का कपड़ा नहीं धोया, तूने आज तक मियाँ को जूस नहीं दिया। तेरा मियाँ बहुत गैरत वाला हो तो तुझे जितनी जुर्तें दी हैं माँ को मारने के लिए, या आगे तूने उसको जुर्तें दी हैं कि तेरा मियाँ हाथ उठाए, तो ये तुम्हें वजह पता होगी। मेरी तरबियत में यही कमी है कि मैंने तलाक याफ्ता औरत हूँ, अपने घर लेके आई हूँ और इसको पाला है और इसको इस पहुंच में पहुंचाया है। अच्छा। पहले ये अच्छा था, अब क्यों बुरा हो गया है? तेरी वजह से बुरा हुआ है ना। तू उसको डिस्को पार्टियों में लेके जाती है, एक माँ घर में जूता कपड़ा धोके देती है, तो वो माँ गंदी होगी ना। अच्छा माँ जी, तो असल झगड़ा, मतलब ये जो वाकया हुआ कल मारपीट वाला, ये इसकी बुनियादी वजह क्या थी? ये किस बात पे झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा भी किसी किस्म का कोई गड़बड़ नहीं। बस ये आती है, ये परसों आई है 8:30-9 बजे, बेटा खाना खा रहा था, तो वो कहने लगा निकर शर्ट मेरी किधर है? मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी। मेहमान आए थे, मैंने उसको कहा क्या? मैं कमरे में थी तो छोटी ने कपड़े उठा के फेंक दिए नीचे। तो मैंने कहा क्यों ड्रामा लगा रहे हो, कपड़ों की वजह से परेशानी दे रहे हो, कपड़े भी मैं धोती हूँ, घर भी मैं खुद करती हूँ। तो आगे से मेरा बेटा कहने लगा, आगे से ये मेरी बहू जो है उठ के तमाशे लगा, उठ के खड़ी हो गई, वो तो खाना खा रहा था। ये कहती है, मैंने कहा ये तेरी औरत तुझे संभालेगी जिसके पीछे तू ये तमाशे लगा रहा है? मुझे कह रहा था ना, तो मैंने कहा ये औरत तुझे संभालेगी, इस औरत की खातर तू अपनी माँ को खराब कर रहा है। बस इधर से बहू उठ गई, उसने मुझे धक्के शके लगा के तमाशा लगा दिया।
तो इधर से फिर बेटा ऊपर के वो अपनी बीवी के वजह से उठा है, बीवी ने तमाशा लगाया, वीडियो चेक करे, उसने लगाया ये तो रोटी खा रहा है, अभी भी रोटी के टुकड़े मैंने दिखाए हैं सोफे पे पड़े हुए, ये जो मर्जी कहें जी। इसने कहा जी ऑटो पार्ट तो फलाने पार्ट तो टमकाने पार्ट। मैं तो थाने में हूँ, मैं तो थाने में थी रात को 3 बजे, घर में चीजें लेके चले गए, 5 लाख रुपया नेट कैश, वो भाई जाने बहन जाने, बहन के पैसे थे मुझे नहीं, जिसने भी लिए प्रॉपर्टी। मेरे बेटे का घर बन रहा था, ये घर में तोड़ फोड़ हुई है, ये 1:30 बजे दोबारा अल्लाह बोल के आया, 30 बंदे चले। मैं गंदी औरत हूं ना, मेरे बेटे ने मुझे मारा, मैंने तो अपने घर की बात बाहर नहीं निकाली, इसने अपने घर के 30 अफराद बुलाया, इन्होंने मुझे गली में मार के, मैंने गाड़ी तोड़ी है, गली में बेहोश हो गई हूँ मैं। रेस्क्यू 11 वाले मुझे सेंटर अस्पताल ले गए, मेरी मेडिकल ये तैयार है, इन्होंने क्यों नहीं मेडिकल कराया? फिर 1:30 बजे रात को ये घर की तलाशी क्यों लेते रहे? बस बात खत्म। अच्छा माँ जी ये बताएं, वो बच्ची ज़ूबिया जो है ये अरसलान की सगी बहन है या सौतेली बहन है? मैं डिवोर्सी हूँ जी, 97 की मैं डिवोर्सी हूँ, 25 जुलाई 97 की मैं डिवोर्सी हूँ। 98 में ज़ोबिया मीर के वालिद साहब से मार्च 15 को मेरा निकाह हुआ है, सिंपल निकाह। आगे से ये ज़ोबिया मीर मेरी 2000 की पैदाइश है, मेरी बेटी है। पहले सुतेला पानी हुआ, अब किधर सुतेला पान हो गया। तो जो घर का अगर प्रॉपर्टी के लोग कह रहे हैं कुछ चक्कर है, तो प्रॉपर्टी किसी की भी नहीं है। प्रॉपर्टी ज़ोबिया मीर के दादा का घर है, जो इसको कन्वर्ट हुआ है इनके 3 भाइयों में, 2 फुफियों में। एक फुफा मर गए हैं, एक फुफो और एक 2 चचा, एक चचा एक फुफो और एक इसके वालिद साहब में कन्वर्ट हुई है प्रॉपर्टी। अच्छा माँ जी एक बात जो उस वीडियो पे बहुत ज्यादा की जा रही है वो ये की जा रही है कि ज़ूबिया मीर जब आपको इतना ज्यादा वो शख्स तशद्दुद कर रहा था, आपका बेटा आप पे तशद्दुद कर रहा था, तो वो वीडियो बना रही थी, वो कह रहे हैं, लोग कहते हैं बेहतर था कि अगर वो जाके आपको बचाती, वो मतलब कोशिश करती कि वो आपको ना मारे, उस दौरान वो वीडियो क्यों बनाती रही? फिर मैं बताती हूँ ना, जब मैं उम्रे पे गई हूँ पिछले साल, मैं उम्रे पे नहीं जा सकी, मेरे बेटे ने मेरा उम्रे का पैकेज किया 1 महीने के लिए, रमजान से 1 हफ्ता पहले की बात है। जब मैं उम्रे पे नहीं जा सकी, इन्होंने टॉर्चर किया, इसने मारा मुझे, मेरे बेटे ने, ये रेंट पे रहते थे। अच्छा नहीं, मैं सवाल मेरा यह था माँ जी कि ज़ूबिया उस दौरान वीडियो बना रही थी, वो आपको बचाने की कोशिश भी कर सकती थी, किसी को बुला के ला सकती थी बाहर से कि कोई रोके इसको, वो उन्होंने कोई किरदार क्यों नहीं निभाया सिवाय वीडियो बनाने के? मूवी इसलिए बना रही थी कि 3 दफा फैमिली वालों को मैंने अपने भाइयों को डाला। मेरा झूठा बेटा कहता नहीं अम्मी ने गुस्सा किया है, अम्मी ने ये किया है। इंग्लैंड वाले बेटे को झूठ बोल देता था, फिर इंग्लैंड वाला बेटा कहने लगा जब ये वीडियो बना सकते हैं तो मुझे गलत बातें भेज सकते हैं, बिया तू क्यों नहीं कर सकती? मेरे बेया ने, मेरे बेटे ने, इसको भाई ने 2 लाख का मोबाइल लेके दिया हुआ। उसने कहा आइंदा ये तो अम्मी के साथ ज्यादती करे ना तो तुम ना इसकी वीडियो बनाओ। अच्छा माँ जी पता नहीं ये अल्फाज कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए, लेकिन अफसोस है कि आपके बेटे ने आप पे इस तरह दस्तदराजी की, हाथ उठाया। नहीं कोई अफसोस नहीं, माँ बेटो अगर बहू की वजह से हो गया, मैं और माँ बेटा थे ना, फिर इसने अपने फैमिली के लोगों को बुलाया, फिर ज्यादा टॉर्चर किया, तो फिर अब दुख खत्म हो गया। क्या माफ कर दिया फिर उसको? इसका मतलब ये है कि आपने माफ कर दिया? माफ तो नहीं किया, अपनी 20 साल की बेटी की वजह से तो कभी नहीं माफ करूंगी, जिसको उसने तेले पानी में निकाला है, कभी भी नहीं निकालूंगी। मेरे घर में सामान चला गया, मैं कभी भी नहीं माफ करूंगी। इन्होंने घर की तोड़ फोड़ की है, झूठ बोला है, मैं बीमार हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं घर में तोड़ फोड़ कर रही हूँ। अच्छा तो माँ जी अब आपका मुतालबा क्या है एग्जैक्टली? बस मैं अदालत चाहती हूँ, दोनों मियाँ बीवी को ऊपर तक पहुंचा दे, अंदर तक ले जाए। प्रेग्नेंट है तो मेरे घर में तो प्रेग्नेंट नहीं है, इसको कहे तू अपना ऑटो पार्ट्स का भी मेडिकल करा, तू अपनी सारे अपने भी करा, अपने मियाँ का भी करा, फिर तू आ जा, फिर एक माँ के सामने आ जा, फिर हम देखते हैं क्या मेडिकल है तो क्या नहीं मेडिकल है। यानी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल? ठीक है, आपका बनता भी, अगर आप माफ ना भी करें तो फिर आप हक पर हैं। नहीं मैं नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकती। अब आप अपनी जात के बारे, इसको फांसी होगी तो मैं क्या, मुझे खुशी होगी? फांसी तो इन चक्रों में फांसी नहीं होती माँ क्या हाथ उठाने से। कोई भी इसको ये चाहती हूँ, एक माँ जलील ना हो, एक बहन जलील ना हो, एक औरत तो शियार ना हो। जो औरतें बदमाशी करके अपने खामदों को आगे लेके जाती है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसी माएँ हो तो मैं तुम्हें तख्तादार पे लेके जाऊंगी। माँ जी ठीक, माँ जी ये बताइएगा पुलिस से ताउन किया आपके साथ इस दौरान? कोई तावन नहीं किया, कोई तावन नहीं किया। कल मैं थाना कचहरी घूमती रही हूँ, रिपोर्टें मैंने करा दी है। मेरे बेटे को परसों मैंने, जो मेरी बेटी ने बंद कराया, 2 बच्चों की माँ है,
बंद कराया है। मेरे दामाद के कहने पे कि जाओ अम्मी को हालत ख़राब है, तो बंद करवाया। घंटे के बाद पुलिस ने 20,000 खा के थाना सादकाबाद में सब मुंशी वगैरह ने पैसे खाए हैं, तो मेरा बेटा चला गया। अच्छा। 1 घंटे के अंदर मेरा मेडिकल तक होने तक, मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया और मेरा मेडिकल होने तक पुलिस ने उसको गायब करा दिया और अभी तक यही हालात चल रहे हैं। फैजल हसन साहब का कहते हैं आपने अपने बेटे को क्या किया है। फैजल हसन चौहान मेरे 15 साल से सलाम दुआ है, मेरे भाई हैं, मैं उनके वेलफेयर इदारे में सिलाई कढ़ाई करती रही हूँ। तो मुझे वो कहते हैं जी आपने इतने बेटे को हाथ नजर तक तंग किया कि उसने आपको मारा है। मैं तो ऊपर से आराम से आई हूँ, खाना खा रहा था, क्या तंग करना है एक बेटे को। एक मिनट माँ जी, ये फैजल एहसन चौहान ने आपको कहा है कि आपने अपने बेटे को इतना तंग किया उसने आपको इसलिए मारा? मतलब आप फैजल एहसन चौहान जो वजीर तलात पंजाब, उनकी बात कर रही है ना? उन्होंने कहा है आपने अपने बेटे को क्या तंग किया है सिस्टर कि वो इतनी हद गुजर गया। अच्छा। बीवी के बहुत कुछ काम चलते हैं ना, माँ का कुछ भी नहीं चलता। मेरा बच्चा ये उस बेटे से पूछे जो माँ मेहनत मजदूरियां करके बच्चों को यहाँ तक पहुंचाती है, उस बच्चे से पूछें जो काम नहीं कर रहा, उस बच्चे से पूछें जो बेरोजगार है, उस बच्चे से एक माँ का दर्द पूछें जो दोनों माँ बेटा सुबह कमाते हैं रात को खाते हैं। मेरे से ना पूछे। माँ जी, जब उसने हाथ उठाया आप पे, या जिस वक्त वो हाथ उठा रहा था, क्या बीत रही थी आप पर उस वक्त? मुझे होश ही नहीं था, मुझे नहीं होश था। मेरी बहू ने मेरे एक हाथ पे पाँव रख के जख्मी किया हुआ है। ये देखे, ये मेरा मेडिकल टूटा नहीं है, कुछ टूटा छूटा नहीं है, नीली पीली जरूर हूँ, टूटा छूटा नहीं है। सर में चोटें लगी हैं जिसकी वजह से मैं हर आधे घंटे के बाद बेहोश हो जाती हूँ। मेडिकल आएगा तो कुछ पता चलेगा। तो दर्द इतनी है कि मैं 2.5 दिन से सोई नहीं हूँ, मगर बहू को नहीं छोड़ूंगी, बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी, दोनों मुलव्वस हैं। बहू इतना बगैरत बेटा है जो अपनी बीवी के कहने में आके माँ को मारे। इसको माँ अकेला मारता, ऊपर कमरे में चढ़ के मारता। 3 दिन पहले भी उसने गाल गलौज उसके कहने पे की है। ये तो बहू 10 दिन से तमाशा लगा रही है घर में। ये अल्लाह की तरफ से हो ही गया बाना। माँ जी, आपका दुख बहुत बड़ा है, आप पे जो जुल्म हुआ वो भी बहुत बड़ा है। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला आपके दिल को सब्र दे और आपको इंसाफ मुहैया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। कोरोना की वबा आलमगीर है, इसने दुनिया भर को परेशान कर रखा है। हर शख्स किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से कोरोना से मुतासर हुआ। कोई जहनी इंतशार का शिकार है तो कोई माली मुश्किलात से परेशान। हत्ता कि वो लोग भी परेशान हो गए हैं जो दूसरों में कहकहे बिखेरते हैं। जिंदगी के रंग और ढंग बदल गए हैं। हिफाजती इक़दामात मामूलात ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गए हैं। हिफाजती इक़दामात का तकाजा है कि लोग घरों में रहें, बाहर जाएं भी तो रश न लगाएं, फासला रखें, मुंह ढाँप कर रखें। इन इक़दामात की वजह से बहुत से कारोबार मुतासर हुए और इन कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मुतासर हुए। वो कारोबार जहां बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं कोरोना पाबंदियों की जद में है, जैसे होटल इंडस्ट्री। सिर्फ खाना पीना और सिर्फ खाना पैक करवाने की इजाज़त है नाजरीन, होटल में बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं। इसी तरह फनी और सकाफती सरगर्मियां बिल्कुल ही मुअत्तल होकर रह गई हैं। सिनेमा घर वीरान पड़े हैं, थिएटर्स वीरान पड़े हैं। जिन लोगों का रोजगार सिनेमा और थिएटर से वाबस्ता था, उस बंदिश से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। स्टेज फनकारों को हालात से तो शिकायत है ही, हुकूमत वक्त से भी बहुत शिकवा है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि जैसे हुकूमत दीगर शोबों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर रही है, इसी तरह स्टेज फनकारों के लिए भी इमदादी पैकेज दिया जाए। वो कहते हैं कि हम अपनी फरियाद लेकर हुक्काम के पास जाते हैं लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता। स्टेज की बंदिश से तंग फनकारों की बात किसी ने ना सुनी तो वो सड़कों पर भी निकले और नारे लगाकर हुक्काम तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी की। क्योंकि माली मुश्किलात किसी सूरत नजरअंदाज नहीं की जा सकती, लेकिन कोरोना के होते हुए एहतियात भी किसी सूरत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अगर स्टेज खोल दिए गए तो लोग बड़ी तादाद में एक जगह जमा होंगे और कोरोना मजीद फैलेगा। स्टेज फनकार इसका हल ये बताते हैं कि कम अफराद और हिफाजती SOPs के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दी जाए। स्टेज फनकार और प्रोड्यूसर्स मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इन्हें ईद पर थिएटर्स खोलने की इजाजत दे, क्योंकि 5 महीनों से थिएटर्स बंद पड़ा है।
थिएटर के फनकार भूखों मर रहे हैं। स्टेज के एक और सीनियर आर्टिस्ट शाहिद खान का कहना है कि अब उनकी बस हो गई, अगर उनके माशी हालात यूं ही रहे तो वो झुग्गियों में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस खदशे का इजहार शाहिद खान ने किया वो खदशा सच साबित भी हुआ। स्टेज फनकारा आलिया चौधरी अपने मकान का किराया अदा न कर पाई तो इन्हें निकाल दिया गया और वो झुग्गी में रहने पर मजबूर हो गए। स्टेज बंद भी हो जाए तो जिंदगी फिर भी चलती रहती है। लाहौर की ही एक और फनकारा सादिया शेख ने भी जिंदगी को चलाए रखने के लिए बारबेक्यू का ढाबा खोलने पर आमादा हुई और ढाबा खोलने में कामयाब भी हुई। फनकारा मीरा ने भी माली मुश्किलात की वजह से लाहौर आर्ट्स काउंसिल में इमदाद के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। स्पेशली मैंने कभी गवर्नमेंट से इमदाद नहीं मांगी, लेकिन इस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में है, लोग काम बंद है, आर्टिस्टों को मुझ समेत हम फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। जो लाहौर की इंडस्ट्री है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने एप्लीकेशंस अपनी जमा करवाई हैं। आज नाज़रीन, उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले आज खुद परेशान हो चुके, क्योंकि कोरोना रहे या न रहे मकान का किराया तो हर माह देना पड़ेगा, बिजली का बिल तो हर माह अदा करना होगा, बच्चे की स्कूल की फीस भी हर माह ही देना होगी, और जो पेट का दोज़ख है इसे तो हर रोज ही भरना है नाज़रीन। लेकिन थिएटर बंद हैं तो फनकारों को काम नहीं मिल रहा तो मुआवजा भी नहीं मिल रहा, और जब मुआवजा ना मिले तो ये बात घर वालों को तो शायद समझ आ जाती है, लेकिन मालिक मकान को समझ नहीं आएगी। इस मामले का क्या हल है और स्टेज खोलने के लिए जो तजावीज़ दी जा रही हैं वो किस कदर काबिल अमल है। हमने नाज़रीन इस सूरत में कल राब्ता किया था एक सीनियर स्टेज आर्टिस्ट, उनसे जो हमारी बात हुई थी और जो उनके जवाबात थे, जो उनके सजेशंस थे, मैं चाहूँगा आज वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। बब्बू राना एक मारूफ स्टेज आर्टिस्ट है, उनसे हमारी कल क्या बात हुई थी वो आपको मैं इस पहले सवाल जो मैंने उनसे किया था वो ये किया था कि अब आपको किन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने जो अपनी मुश्किलात बताई वो क्या थी, फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि उनका मुतालबा क्या है, वो भी उन्होंने बताया। ये सुनिए आप। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली भाई आपका कि आपने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। दूसरा ये है कि सब लोग जानते हैं कि ख़ास तौर पे ये जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है या म्यूज़िशियन है, फ़न के लिहाज से जितने भी लोग हैं इस पाकिस्तान में, वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनका काम है ऑडियंस के साथ। तो लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, आपको पता है। तो जैसा कि हमारे शो भी जैसे टीवी पे करते हैं वो ऑडियंस के बगैर हो रहे हैं, तो बहुत परेशानी है इस वक्त। थिएटर का जो नीचे वाला फनकार है ना, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें बहुत ज़्यादा कॉलें आती हैं रोज़, बहुत परेशान है सब लोग। अच्छा, वैसे आपको जब ये आपसे जब बात करते हैं तो कौन सी परेशानी जो है वो आपसे शेयर करते हैं, कहते क्या हैं आपको? क्योंकि हम ये देखते थे कि माजी में भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे थिएटर के, और अब लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। सर, जो भी फ़ोन आता है ना, ये देखें फाइनेंशियली तौर पे हर फनकार परेशान है नीचे वाला, वो जारी बात इसीलिए फ़ोन करता है। तो जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है, किया भी है, कर भी रहे हैं, और ये कोई बताने वाली बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की बात वो जानते हैं। तो ये है कि बहुत क्राइसिस में है नीचे वाला फनकार ख़ास तौर पे। जो हमें तो चले अल्लाह ने थोड़ा बहुत टीवी पे कोई सैलरियाँ लगाई हुई या हमें पैसे मिल जाते हैं, तो जो थिएटर सिर्फ थिएटर ही करते हैं लोग, वो 6 महीनों से कईयों ने रेडियाँ लगा ली हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखा, वो सादिया शेख है, उसने बारबेक्यू अपना खोला हुआ है। 1-2 लड़के ऐसे हैं, वो कोई पेंचरों की दुकान लगा के बैठा हुआ है, कोई कुछ। यानी कि फनकार की अगर वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जिस कंट्री का फनकार गरीब होगा ना, समझ लें वो कंट्री कख नहीं है। सही। अच्छा राना साहब, मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले दिनों ट्विटर पे। मैंने देखा नसीम विक्की साहब का कुछ ट्वीट था, इफ्तिखार ठाकुर साहब के भी कुछ ट्वीट से आप मौजूदा हुकूमत से बड़े नाला नज़र आते हैं फनकार। मतलब उन्होंने ये लिखा था कि उन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया एक वक्त में, लेकिन अब वो मायूस हैं। क्या ये उनकी अपनी राय है या बतौर फनकार कम्युनिटी आप सब इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत से मायूस हैं? नहीं, मायूस वाली बात नहीं। देखें, गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो आवाम की भलाई के लिए कर रही है। पहली बात जो ये है कि अगर बीमारी है, कोरोना है, तो सारी दुनिया देखें, अमेरिका कनाडा में भी इस वक्त सारी जो इंटरटेनमेंट की सारी एक्टिविटीज़ हैं, थिएटर, सिनेमा, सारा पूरी दुनिया में बंद है। इसका ये सलूशन नहीं है कि हम गवर्नमेंट को बुरा कहें। गवर्नमेंट को बुरा तब कहेंगे जब तक गवर्नमेंट पहुंचेगी नहीं। आवाम अब देखें, जितने भी फनकार हैं थिएटर में, अगर 200 फनकार है तो उसमें 25 को या 20 बंदों को पैसे मिले होंगे। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिले होंगे,
तो वो जो बाकी 250 बंदा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट। ये मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ। आपको लगता है कि ये तनकीद बेजा है जो आपके बाकी कॉलीग्स कर रहे हैं, जैसे इफ्तिखार ठाकुर है, नसीम विकी हैं, एक दो और भी हैं, आपको लगता है वो गलत तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत पे तनकीद नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखें जो जमहूरियत है उसमें तो तनकीद बरहक है, वो करनी चाहिए। वो सही कर रहे हैं, थिएटर खोलें, देखें 8-9 घंटे। आप मुझे बताएं अली भाई, मार्केट में आप जाते हैं, किसी रोड पे जाते हैं, तो मेरे ख्याल में पहले जितनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, किसी बाज़ार में चल जाएं तो पहले जितना ही रश है। अगर आप चिंची रिक्शे में देखें तो पहले जितने 7-8 बंदे बैठे हुए हैं। तो ये है कि थिएटर तो है 2 घंटे की एक्टिविटी सारी, 2 घंटे बाद वो जगह खाली हो जानी है। उसको अच्छी तरह जैसे SOP बताई है हमारे थिएटर के जितने भी हैं, कैसर सनाउल्लाह साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विकी साहब, ये लोग अगर कह रहे हैं तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं कि आप खोल दें थिएटर। वो SOP बताइए कि एक बंदा छोड़ के एक बंदा हम बैठा देंगे, एक सीट खाली छोड़ के। तो इसमें भी हालांकि प्रोड्यूसर को लॉस होगा, कास्ट के पैसे पता नहीं कैसे निकालेगा, लेकिन ये है कि खोल देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ। इसमें मेरा भी खुद का भी लॉस हो रहा है ना, मैं खुद भी थिएटर से ही हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो वैसे आपको लगता है हुकूमती मदद की ज़रूरत है? अगर पैसों की मद में मदद आ जाए आपके पास फनकारों के लिए तो वो काफ़ी रहेगी? फ़र्ज़ करें अगर वो लॉकडाउन नहीं खोलते, फ़िलहाल वो पाबंदी नहीं हटाते, लेकिन वैसे मदद कर दें अगर, जी वो करनी चाहिए। लास्ट बजट में मैंने सुना है कि पता नहीं 1 अरब के पता नहीं कितने पैसे थे, वो पहुंचा दें सब फनकार। यार सारा डाटा इकट्ठा करना आज के दौर में कोई मुश्किल बात नहीं है। हर एक बंदे को आप सर से पकड़ सकते हैं, फनकार है उनका डाटा करना मुश्किल काम है। हाँ, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हर बंदा फिंगर टिप्स पे है। PTV जाएं, अलहमरा जाएं, वहाँ से आपको पूरे पंजाब की, पूरे पाकिस्तान के फनकारों की लिस्टें मिल जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ बब्बू राना साहब। कल इनसे गुफ्तगू हुई थी इसी मौजू पे। मुतालबा उनका यही है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई तो पॉलिसी उनके लिए आखिर लेकर आए ना, इससे भूखों तो नहीं मर सकते वो। ये सूरत हाल थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। रूस आलमी सियासत पर असरअंदाज हो रहा है और इसके लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है नाज़रीन, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी हर हाल में वो अपनी बालादस्ती साबित करना चाहता है। एक जानिब रूस की कोशिश जारी है, दूसरी जानिब उसकी सियासी शरारतें भी बेनकाब हो रही हैं। रिपोर्ट आ रही है कि तहकीकात हो रही हैं, इल्जामात लग रहे हैं कि रूस दूसरे ममालिक के मामूलात चुराता है, वहाँ की राय आमा पर असरअंदाज होता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाता है, उसकी बुनियाद पर इंतशार पैदा करता है। अमरीकी इंतखाबात में मदाखलत के बाद अब मजीद मुल्कों के मामलात में भी मदाखलत का इल्ज़ाम लग गया। ताज़ा इंकशाफात पर बरतानिया से सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि रूस ने न सिर्फ बरतानवी इंतखाबात में मदाखलत की बल्कि ब्रेक्जिट पर भी रूस ही असरअंदाज हुआ था। यानी बरतानिया की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की वजह भी रूस ही है। ये रिपोर्ट बरतानिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी ने जारी की है और बरतानिया की हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों से कहा गया है कि वो रूसी मदाखलत से निमटने के इक़दाम करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि बरतानिया के अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, इस वजह से बरतानिया भी रूस के निशाने पर है। लेकिन इससे भी अहम बात जो ये रिपोर्ट कह रही है वो ये है कि बरतानवी हुक्काम को रूसी मदाखलत का इल्म था। बरतानवी हुक्काम को इल्म था कि जब बरतानिया में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी पर रेफरेंडम हो रहा था, उस वक्त रूसी मदाखलत को जांचने की कोई कोशिश ही नहीं की गई। बरतानिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी के इंकशाफात बहुत ही अहम है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि जब 2014 में स्कॉटलैंड ने बरतानिया से अलहदगा होने के लिए रेफरेंडम किया तो उस पर भी रूस ने असरअंदाज होने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई। आखिर वजह क्या है कि रूस 2014 से बरतानिया के सियासी मामलात में मदाखलत कर रहा है। इसकी वजह से रूस के उमरा, रूस के वो दौलतमंद अफराद जो बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया की सियासत और बरतानिया के मुआशरे में रच बस चुके हैं, बरतानिया में रहने वाले इन अमीर रूसियों के रूसी सदर पुतिन से करीबी ताल्लुकात। ये इंकशाफात भी बरतानिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही कह रही है और इस रिपोर्ट में बरतानवी सियासतदानों पर भी उंगलियां उठाई गई। कहा गया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कई मेंबरान के रूस में कारोबारी मफादात हैं और वो ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनका रूसी रियासत से बराह रास्त ताल्लुक। बरतानिया की हुकूमत ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। बरतानिया की हुकूमत कहती है रूसी मदाखलत के शवाहिद मौजूद नहीं है। रूस की वजारत खारजा ने भी बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट को
एक रूसोफोबिया यानी रूस का खौफ करार दिया। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट के एक ग्रुप ने इल्जाम लगाया है कि बरतानिया की हुकूमत ने ब्रेक्जिट रेफरेंडम में रूस की मुमकिना मदाखलत की तहकीकात जानबूझकर नहीं कराई और इस बारे में तहकीकात कराने से जानबूझकर गुरेज किया गया। रूस पर यह इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि 2019 के बरतानवी इंतखाबात में भी रूस ने असरअंदाज होने की कोशिश की। अमरीका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात की दस्तावेजात इंटरनेट पर जारी की गई, जिनको लेबर पार्टी ने अपने इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया। अमरीकी इंतखाबात में भी रूसी मदाखलत के इल्जाम लगे और अमरीका का महकमा इंसाफ इन इल्जामात की तफ्तीश भी कर रहा है। तहकीकात बताती हैं कि अमरीकी इंतखाबात पर 3 तरह से असरअंदाज हुआ गया। ऑनलाइन प्रोपेगेंडा किया गया, गलत मालूमात फैलाई गई, झूठी खबरें घड़ी गई और फिर फेसबुक, गूगल और ट्विटर के इश्तिहारी प्रोग्राम्स के तहत इन्हें मखसूस वोटर्स तक पहुंचाया गया। सियासी तंजीमों और सियासतदानों के ईमेल्स अकाउंट हैक किए गए और रियासत के इलेक्शन सिस्टम को हदफ बनाया गया। रूस सिर्फ इंतखाबात में ही मदाखलत नहीं करता, बल्कि सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन तक ही महदूद नहीं रहता, सिर्फ मालूमात ही नहीं चुराता, बल्कि अपने मफादात के लिए हर हद से गुजर जाता है। बहुत ही संगीन इकदामात भी उठा लेता है। रूसी खुफिया इदारे KGB का एक एजेंट भागकर बरतानिया आ गया था। 2004 में इसको एक ताबकार मादे से जहर देकर मार दिया गया। बरतानिया ने इसकी तहकीकात की तो मालूम हुआ कि रूसी हुक्काम ने इस ऑपरेशन का हुक्म दिया था। 2006 के बाद इसी तरह की हरकत रूस ने 2018 में भी की। नाज़रीन, रूसी फौज के एक और साबिक जासूस और उसकी बेटी पर बरतानिया में हमला किया गया। उनको एक आसाब शिकन मवाद से मारने की कोशिश की गई। वो दोनों तो बच गए, लेकिन इस आसाब शिकन मवाद के करीब होने की वजह से एक और खातून हलाक हो गई। इस वाक़े के बाद तो रूस बरतानिया ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। नाज़रीन, बरतानिया की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट मार्च 2019 को मुरतब की गई थी, जिसे अब सामने लाया गया है। ये रिपोर्ट रूसी किरदार पर तो सवालिया निशान उठा ही रही है। बरतानवी हुकूमत की खामोशी भी एक मुअम्मा बनी हुई है। अगर रिपोर्ट को दुरुस्त मान लिया जाए तो क्या बरतानवी सियासतदान भी रूस के ज़ेरे असर हैं? ये तब होगा जब इस पर मजीद इंक्वायरी होगी। अभी तो जो अमेरिका के इलेक्शंस की इंक्वायरी थी उसकी भी हतमी रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि रूस जिस तरह से अमेरिकी इलेक्शन में मुखिल हुआ था, असरअंदाज हुआ था, इसका इल्ज़ाम लगा था, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगा था। अब दोबारा अमेरिकी इलेक्शंस नाज़रीन आने जा रहे हैं। क्या अब भी रूस वही किरदार निभाने में कामयाब हो जाएगा? क्या रूस पहले से ज़्यादा तेज़ी और पहले से ज़्यादा सख्ती के साथ हमला आवर होगा? नाज़रीन, रूस के पास ऐसे हैकर्स भी मौजूद हैं जो आलमी मयार की हैकिंग करते हुए उन सिस्टम्स में घुस के इंफॉर्मेशन न सिर्फ चुराते हैं बल्कि उसको फैब्रिकेट भी किया जाता है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।